हमेशा डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक क्यों होती है, या हमेशा कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही क्यों होती है? कभी सोचा है इसके बारे में? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली 10th क्लास के लिए नहीं है। अगर आपको क्यूरियोसिटी है जानने की तो आप जान सकते हो। 10th क्लास में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, आई गारंटी दैट। बट अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन रह जाएगा, और मुझे भी था अपनी 10th क्लास में। लेकिन मैंने कुछ रिसर्च वर्क करी और आपके लिए एकदम प्रूफ वाली वीडियो ला रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। उसमें हमें बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं। एक कंपाउंड से हमें बहुत सारे कंपाउंड बनाने रहते हैं, जिसके लिए हमें बॉन्ड तोड़ने होंगे। अब बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी अपने एंड से, और इसलिए वो एंडोथर्मिक होते हैं। उसमें अगर हमें एनर्जी लगानी पड़ रही है यानी कि वो एंडोथर्मिक है। हाँ, मैं मानता हूँ इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ अलग चीज़ बताई थी, लेकिन ये वाली सच्चाई है, बिकॉज वहाँ पर कुछ अलग सीन हो रहा था डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स में। खैर, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें पहले एक टर्म के बारे में जानना होगा जिसे कहते हैं हम बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर कोई बॉन्ड बनता है दो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के बीच में, तो वो बॉन्ड को बनाने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है, देखो जब बॉन्ड बनते हैं तब एनर्जी रिलीज होती है, बताऊंगा उसके बारे में भी। तो बॉन्ड बनने के बाद जो एनर्जी निकली उससे हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। अब उतनी ही एनर्जी आप वहाँ लगा दो तो बॉन्ड टूट जाएगा। जितनी एनर्जी निकली है उतनी एनर्जी वापस लगा दो तो वो बॉन्ड निकल जाएगा, मतलब बॉन्ड टूट जाएगा। अब अगेन अगर एनर्जी निकल रही है तो वो एक्सोथर्मिक हुआ, यानी कि बॉन्ड बनने के टाइम जो एनर्जी निकली थी वो एक्सोथर्मिक थी, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं। लॉजिक समझ आया? सेकेंड वाला केस डिस्कस करते हैं। जब हमें एनर्जी लगानी पड़ी थी वो बॉन्ड तोड़ने के लिए, वो जो बॉन्ड एनर्जी हमने खुद प्रोवाइड करी थी वो अपने एंड से प्रोवाइड करी थी, यानी कि वो एंडोथर्मिक था। अब एनर्जी हमने लगाई और बॉन्ड टूटा, यानी कि वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन थी। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक इसलिए ही होती है क्योंकि हमें एनर्जी लगानी पड़ी उसके लिए। आया लॉजिक समझ इसका भी? अब मुझे पता है तुम लोगों के अंदर एक क्वेश्चन दौड़ रहा होगा कि बॉन्ड जब बना तो एनर्जी निकली कहाँ से, कैसे निकली और क्यों निकली। 11th क्लास में जब आप साइंस लोगे तब आपको पता पड़ेगा कि मॉलिक्यूल्स की भी ऑर्बिटल्स होती हैं। जैसे आपने पढ़ा है अभी 9th-10th में कि एटम्स की ऑर्बिट्स होती हैं, शेल्स होती हैं, उनके अंदर ऑर्बिटल्स भी होती हैं। और जब वो एटम्स कंबाइन करते हैं तो उस एक मॉलिक्यूल तक की ऑर्बिटल निकल जाती है। मुझे पता है सब आपके ऊपर से निकल रहा होगा, लेकिन ये चीज़ समझाने के लिए वो ज़रूरी है। तो उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, MOT में आप पढ़ोगे कि जब जब बॉन्ड बने हैं तब तब सिस्टम की एनर्जी लो हुई है। सिस्टम से मतलब है एलिमेंट्स की एनर्जी जो उस कंपाउंड में है वो लो हो गई है। मेरे भोले स्टूडेंट, एलिमेंट्स इसलिए ही रिएक्ट करते हैं, इसलिए ही बॉन्ड बनाते हैं ताकि उनके सिस्टम की एनर्जी लो हो जाए। आप इस फिगर में देखो कि वो छोटा वाला सर्कल किस जगह ज़्यादा स्टेबल है, ऊपर वाले में या फिर ये नीचे वाले में? ऑफ कोर्स नीचे वाले में, बिकॉज ऊपर वो रहना नहीं चाहेगा ज़्यादा देर तक, क्योंकि वहाँ वो अनस्टेबल है, कभी भी गिर सकता है। लेकिन यहाँ पर स्टेबिलिटी है। जब जब सिस्टम की एनर्जी लो होगी तब तब बॉन्ड बनेंगे और तब तब एनर्जी रिलीज होगी। ये बात आप समझ जाओ। अच्छा, 9th क्लास में आपने जो नील बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, जिसे हम बोहर एटॉमिक मॉडल सिंपली कहते हैं, उसमें आपने पढ़ा था कि एटम्स की एनर्जी लेवल्स होती हैं, फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स, KLMN, जिसे आप शेल्स कहते हो आज। उनकी अपनी अपनी एनर्जी है। जितना शेल न्यूक्लियस के पास होगा तब एनर्जी लो होगी, और जितना आप एटम से दूर जाते जाओगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। और बॉन्ड इसलिए ही बनते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के पास पास आ जाएं और एनर्जी लो हो जाए। जितना ज़्यादा पास होंगे उतनी ज़्यादा लो एनर्जी होगी। अब देखो, एक बात समझो कि जब भी बाहर से इलेक्ट्रॉन थोड़ा अंदर वाली शेल की तरफ खिसकेगा, जब भी थोड़ा न्यूक्लियस के पास जाएगा वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। देखो, बाहर वाली शेल की एनर्जी ज़्यादा थी, पीछे वाली शेल की एनर्जी कम थी। अब वहाँ से उसे वो वाली एनर्जी लेवल पर जंप करना है तो वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी अपनी लूज़ करनी होगी, और उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। एनर्जी निकाली यानी कि एक्सोथर्मिक। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा और कुछ के ऊपर से जा रहा होगा, पर कोई बात नहीं, आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया है कि कब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, कब डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, कब एनर्जी निकलेगी, कब एनर्जी देनी होगी। कंक्लूजन ले दे के यही निकल रहा है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, और आज का ज्ञान समाप्त होता है। जल्द ही मिलेंगे किसी एक्साइटिंग लेक्चर के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मज़े करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।